आपका स्वागत है मेरे चरण के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। हम आज क्लास 12 के इतिहास का सेकंड चैप्टर के नोट्स पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर है हमारा राजा, किसान और नगर और आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें बताया गया है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो समय है, इस कालखंड का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम कई प्रकार के राजा देखेंगे, किसानों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी व्यवस्था कैसी थी और वो किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, और आरंभिक नगर किस प्रकार के थे, राज्य किस प्रकार के थे, और उस समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हेल्प मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है हमारा भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप्स। प्रिंसेप ये नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला, इनका मीनिंग निकाला। तो कहने का मतलब कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में जो प्रगति हुई, उस प्रगति का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को, क्योंकि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पहले जो पुरातात्विक जो लोग होते थे वो उन्हें पढ़ नहीं पाते थे। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकालकर एक उल्लेखनीय काम किया 1830 के दशक में, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए आप, अभिलेख। अभिलेख होते जो पत्थरों पे लिखे हुए लेख होते, जो राजा महाराजा पत्थरों पे लिखवाया करते थे। अभिलेखों और जो बौद्ध ग्रंथ है उनके अनुसार अशोक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासकों में से एक था। अशोक का काफ़ी ज़्यादा महत्व था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। तीसरा पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य जो था वो भारत का पहला साम्राज्य था। यह आपको याद रखना है कि भारत का पहले साम्राज्य का नाम मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए आप यहाँ पर, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कालकारी काल माना जाता है। 6ठी शताब्दी से पहले का जो समय है, जो कालखंड है, इसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। धर्म में परिवर्तन हुए, भक्ति के रूपों में परिवर्तन हुए, कई प्रकार के दार्शनिक आए, कई प्रकार के राजा आए, और जो जनजीवन का जीवन शैली थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल गई थी। राज्यों नगरों का विकास हो रहा और लोहे का प्रयोग बढ़ा। लोहे के इस्तेमाल का ज़्यादा प्रयोग करने लगे थे लोग, मशीनें बनाने लगे थे, कुछ हथियार औजार इस प्रकार के यंत्र वगैरह भी थोड़े बनाया करते थे लोग। सिक्कों का विकास हुआ इस सदी में, ठीक है। पांचवें पॉइंट आप देखो, जैन और बौद्ध सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का काल था ये। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इनका शुरुआत मानी जाती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन हैं, आपको पता होगा, और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे, ठीक है। 16वां पॉइंट हमारा, महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख। जो भारत है, जो इससे पहले हम आर्यवर्त के नाम से जानते थे, पहले इस प्रकार के राज्य नहीं थे जैसे हम आज देखने को हमें मिलते हैं। जैसे 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं वर्तमान समय में। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान के कुछ इलाका और बांग्लादेश, ये सब पहले एक भारत के अंग थे। तो उस टाइम पर जो वर्गीकरण किया गया था वो 16 राज्यों के रूप में किया गया था। इनमें से कुछ प्रमुख है, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये प्रमुख महाजनपद कहे गए हैं।
मतलब ये एक तरह से राज्य की तरह आप लगा सकते हो कि वज्जी राज्य हो गया, मगध राज्य हो गया, इस तरह से बड़े बड़े विशाल साम्राज्य के हिसाब से इनको महाजनपद में विभाजित किया गया था, 16 महाजनपदों में पूरे भारत को। ठीक है। 7वां पॉइंट है हमारा शासन व्यवस्था की बात करें हम, तो महाजनपद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो राज्य थे पुराने समय पर, उन पर राजाओं का, गण पर संघों का, और कई लोगों के समूह का शासन था। ठीक है। 8वां पॉइंट है हमारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद, उसका नाम था मगध। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य था, महाजनपद था। ठीक है। उपजाऊ भूमि थी यहाँ पे, और लोहे की खदानें भी थी यहाँ पर। नदियों द्वारा यातायात जो है उसके द्वारा आवागमन हुआ करता था, लोग नदियों के द्वारा जल मार्ग के द्वारा आया जाया करते थे। और योग्य शासक, यहाँ पे जो जितने भी शासक थे वो बहुत ही योग्य थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। 9वां पॉइंट है हमारा मोर्य साम्राज्य की जानकारी के जो स्रोत मिले हैं, मुख्यतः एक तो है हमारा मेगास्थनीज के विवरण। मेगास्थनीज ये हमारे यहाँ पर आया था कौटिल्य के द्वारा, जो उन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखी है, इसके द्वारा भी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म के द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध ने काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बताया गया है, मौर्य साम्राज्य के बारे में इसमें बताया गया है बौद्ध धर्म में। पौराणिक ग्रंथों के बारे में इससे हम पता लगा सकते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, अभिलेख, सिक्के। अब है हमारा 10वां पॉइंट, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। तो इसमें प्रमुख रूप से 5 राजनीतिक केंद्र थे। राजनीति थी इसकी पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और 4 प्रांत, 5 में से 4 प्रांत तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी थे। ये प्रमुख केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के। ठीक है। 11 पॉइंट है हमारा मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति बनाई उन्होंने। मेगास्थनीज ने सैनिक किस प्रकार की गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसको मोडरेट करने के लिए उन्होंने समिति बनाई। 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है इसमें, जिनके कार्य नौसेना का, यातायात और खान पान का, पैदल सैनिकों का, और जो घोड़े चलाया करते थे उन सैनिकों का, जो रथ चलाया करते थे उन सैनिकों का, और हाथियों के संचालन के बारे में बताया गया है। 12वां पॉइंट है हमारा दक्षिण के राजा और सरदार। तो चोल, चेर और पांडे, ये दक्षिण के राजा और सरदार कहे जाते हैं। चोल, चेर और पांडे, ये 3 ये वंश है। ठीक है। चोल अलग है, चेर अलग है, ये वर्ग अलग है, और पांडे अलग थे। इनके इतिहास के विषय में जानकारी है प्राचीन संगम ग्रंथ, जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है। 13वां पॉइंट है हमारा उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना इसी समय में हुआ था। वो देवी की उपासना किया करते थे। कुषाण जो शासक थे, कुषाण वर्ग के शासक ने मूर्तियों के जरिए स्वयं को देवताओं के तुल्य प्रस्तुत किया कि हम भी जो है एक तरह से देवता है, हम भी देवताओं के द्वारा भेजे गए दूत है। तो अपनी तुलना वो देवताओं से करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने लिए मूर्ति बनवा दी। किन्होंने बनवाई? कुषाण शासकों ने। 14वां पॉइंट हमारा 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। अब 4वीं शताब्दी ईस्वी में क्या हुआ? गुप्त साम्राज्य आ गया, सामंतवाद का इन्होंने उदय किया, और इसी को इनका सामंतवाद का उदय का काल माना जाता है। 15वां पॉइंट देखिए आप आगे, गुप्त काल, जब गुप्त साम्राज्य का काल था, उसमें इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं अभिलेख, सिक्के, साहित्य के द्वारा, प्रशस्तियाँ, इस प्रकार की समुद्रगुप्त के द्वारा लिखी गई प्रशस्तियाँ, ये सभी प्रमुख स्रोत है जानकारी के। 16वां पॉइंट हमारा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है। 17वां पॉइंट देखिए आप, दूसरे शताब्दी के बाद कई नगरों से छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायिकों की जानकारी हमें मिली है। जैसे कि उस समय में धोबी हुआ करते थे, बुनकर जो बुनाई का काम करते हैं, लिपिक जो लिपियों को लिखने का काम करते थे, किताबें बनाया करते थे उस टाइम पर, बढ़ई
का उल्लेख मिला है इसमें। कुम्हार और स्वर्णकार जो सुनार जिसे कहते हैं हम, लोहकार, लोहार, धार्मिक गुरु, व्यापारी, इन सभी का उल्लेख मिला है। ये वहाँ पर उस टाइम पर बहुत ही कॉमन ऐसे व्यवसाय थे। 18वां पॉइंट है हमारा उत्पादकों और व्यवसायियों के संघ, संघ मतलब इनके ग्रुप थे, संगठन थे, इनका उल्लेख मिलता है। श्रेणियाँ, जो ये संगठन थे, ग्रुप थे, ये पहले कच्चे माल को खरीद लेती थी, फिर उनसे सामान तैयार करके बाजार में बेच देती थी। 19वां पॉइंट है हमारा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से उपमहाद्वीप में, जो भारत का जो पूरा इलाका था, इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो वहाँ पर नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला हुआ था। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक, और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक इतना बड़ा जाल नदी मार्गों द्वारा घिरा हुआ था। 20वां पॉइंट है हमारा गुप्त काल के आखिरी समय में सिक्कों में कमी आई। सिक्कों की कमी आने से आर्थिक गिरावट दर्ज की गई। गुप्त काल का ये, इसमें आर्थिक संकट के बारे में बताया गया है, तो आपको ये याद रखना है। 21वां पॉइंट हमारा अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत रहे हैं। अभिलेख शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों का अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि किस राजा ने उस अभिलेख को लिखवाया, किस भाषा में इसे लिखा गया है, और अभिलेख का क्या नाम है, तिथि क्या थी इसे लिखने की, और क्या संदेश दिया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत रहे हैं। 22वां पॉइंट है हमारा जो प्रशस्त्र मूर्तियाँ थी, उसके सहित मौर्य काल में सारे जो पुरातत्व में कई प्रकार की अद्भुत कला के प्रमाण मिले हैं। जो मूर्तियाँ थी ये मौर्यकालीन समाज में कला का एक अद्भुत प्रमाण थी, अद्भुत नमूना था, जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाती है। 23वां पॉइंट हमारा जो कुषाण शासक थे, कुषाण वर्ग के शासन थे, उन्होंने क्या किया, स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण कर दी। अपने नाम के आगे वो देवपुत्र लगाया करते थे, इसका मतलब देवता का पुत्र। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि चीन के कई सारे शासक थे, वो भी अपने नाम के आगे इस प्रकार के देव देवताओं से अपनी तुलना किया करते थे। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के इन्होंने देवपुत्र की अपनी उपाधि ली। चीन के जो लोग थे वो अपने आप को स्वर्ग पुत्र से कंपेयर करते थे। ठीक है। 24वां पॉइंट है हमारा साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में विचारों का वर्णन जातक और पंचतंत्र की कहानियों में मिलता है। इनकी भाषा पाली थी। देखिए, आपको ये नोट से पढ़ने में आपको आसानी हो रही होगी। बाकी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार वीडियो को देख सकते हो, या आप इसकी स्पीड को कम करके देख सकते हो दोबारा से, क्योंकि चैप्टर पूरा रीड करने से अच्छा तो नोट से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो आप सुनते रहिए और नोट करते जाइए। 25वां पॉइंट है तमिल संगम साहित्य में जो गांव का समाज था, उसमें जो विभिन्नताएं, जो अलग अलग तरह की जातियां मिला करती थी गांव के अंदर, उनका उल्लेख मिला है। वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, भूमि पर किसका अधिकार है, भ्रम और नई टेक्निक के उपयोग पर आधारित था। इनके अंदर इन सब का उल्लेख दिया गया है तमिल संगम साहित्य में। 26वां पॉइंट हमारा 6ठी शताब्दी में व्यापार का माध्यम था सिक्का। सिक्कों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। सोने के सिक्के सबसे पहली बार 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे। सोने के सिक्के, तो आपको याद रखना है 1ली शताब्दी में कुषाण शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नोट कर लीजिए इसको। 27वां पॉइंट हमारा ईसवी के आरंभिक शताब्दियों में, जब ईसा मसीह के बाद का जो समय था, ईसवी सदी के शुरुआती सालों में, अभिलेखों में भूमि दान का भी उल्लेख मिला है कि किसको कितनी भूमि दान की गई है। भूमि दान साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को की जाती थी। मतलब ब्राह्मण लोगों को और जो धार्मिक संस्थाएं थी उनको भूमि दान की जाती थी कि इतने एकड़, इतना किला जो है इनको दिया गया है। 28वां पॉइंट है हमारा महिलाओं का संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। महिलाएं संपत्ति नहीं रख सकती थी, ना ही वो इकट्ठा कर सकती थी, ना ही वो अपने साथ छुपा सकती थी, कोई गुप्त धन उनको नहीं रख सकती थी। लेकिन प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी।
और उन्हें भूमिदान भी किया गया। ये प्रभावती एक नाम है, प्रभावती गुप्त, ये भूमि की स्वामी भी थी और इन्हें भूमिदान भी किया गया था क्योंकि ये एक रानी थी, इसीलिए इनको भूमिदान की गई थी। 29वां पॉइंट है, भूमिदान का प्रभाव क्या हुआ। ये प्रभाव दुर्बल होता राजनीतिक प्रभुत्व दर्शा रहा था कि राजनीतिक प्रभुत्व कम होने के बाद ही भूमिदान किया जा रहा था, लोगों को जमीन बांटी जा रही थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, अभिलेखिक साक्ष्यों की सीमाएं क्या थी। इसमें कई प्रकार की सीमाएं थी, अभिलेखों में कमियां थी। देखिए, हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए शब्दों को पढ़ पाना मुश्किल था। जो हल्के ढंग से खरीदे गए अक्षर थे उन शब्दों को पढ़ पाना मुश्किल था। दूसरा है, इसमें समय के साथ इनका हल्का पड़ जाना और नष्ट हो जाना। जैसे जैसे समय बीतता जाता था ये हल्के पड़ जाते थे और नष्ट हो जाते थे, और वास्तविक अर्थ कभी कभी नहीं निकल पाता था। अक्सर इसमें दिक्कतें आया करती थी अर्थ निकालने में, और लिखने वाले की प्राथमिकता को लोग समझ नहीं पाते थे। तो महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए आप। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 साल के बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए थे। जैसे ऋग्वेद का जो शुरुआत है लिखने की वो इसी समय के बाद हुई, और कृषक कार्य किए जाने लगे, बस्तियों का उदय हुआ, अंतिम संस्कार के नए तरीके अपनाए जाने लगे, और कई सारे नए नगरों का उदय हुआ। ऐतिहासिक स्रोत क्या है, अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र के द्वारा हम इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसमें राज्यों का, नहरों, नगरों का और लोहे का प्रयोग काफ़ी बढ़ा, सिक्कों का विकास हुआ, और बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारधाराएं उनका विकास हुआ। तो बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपदों का नाम आता है, जिसमें प्रमुख बताए गए आपको वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती आदि। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो आप, और हमारे चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर गेटिंग मोर वीडियोस।